नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बीएसएफ की बढ़ाई गई शक्तियों के बारे में। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बीएसएफ के क्षेत्राधिकार को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। एग्जैक्टली क्या किया गया है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ जो बॉर्डर राज्य हैं वेस्ट बंगाल, पंजाब, इनके मुख्यमंत्रियों ने आपत्ति जताई है। तो चरणजीत सिंह चन्नी और ममता बनर्जी, इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध जताया है, क्रिटिसाइज किया है। तो ये पूरा मामला क्या है, देखिए, होम मिनिस्ट्री ने, जिसके अधीन बीएसएफ आता है, तो उसमें 3 राज्यों के अंदर बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है उसे बढ़ा दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम, इन 3 राज्यों में अब थोड़े ज्यादा एरिया में बीएसएफ को अरेस्ट, सर्च और सीजर का अधिकार रहेगा। यह अधिकार किस राज्य में कहां तक बढ़ाया गया है और बीएसएफ के बारे में बेसिक जानकारियां मैं आपको दूंगा इस लेक्चर में। लेकिन पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए इस आईडी पर, ताकि आपको मेरे आने वाली स्पेशल क्लासेस जो कंप्लीटली फ्री होती हैं उनके अपडेट्स प्राप्त हों। ये लाइव क्लासेस होती हैं जो मैं अनअकैडमी ऐप पर लेता हूं। तो देखिए, भारत का जो नक्शा है उसमें आप देखेंगे कि ये काफी लंबा बॉर्डर हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। यहां पर बांग्लादेश के साथ भी बहुत एक लंबा बॉर्डर है। तो इन 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को दिया गया है। तो भारत में कई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जिनमें से कुछ को इंटरनेशनल बॉर्डर्स संभालने के लिए दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा उन्हें दिया गया है। तो इसमें से जो ये 2 इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, ये हैं बीएसएफ के अधीन। बीएसएफ का बेसिक आपको बता देते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम ही इसका सिंपल है कि बॉर्डर की रक्षा करनी है, सरहदों की रक्षा करनी है। इसका गठन किया गया था 1965 के युद्ध के तुरंत बाद। 1 दिसंबर 1965 को इसका रेजिंग डे है। रेजिंग डे यानी कि जिस दिन इसकी स्थापना करी गई। क्यों करी गई थी? क्योंकि 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था पश्चिमी सीमा पर, उसमें यह पाया गया था कि आर्मी डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं करी जा सकती है, पूरे समय आर्मी बॉर्डर पर रह भी नहीं सकती। तो वहां पर जो लोकल सिक्योरिटी का काम है पीस टाइम में, वो पुलिस किया करती थी, लेकिन पुलिस उसमें नाकाफी थी। तो इसीलिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी और इसीलिए बीएसएफ की स्थापना करी गई थी। और ये भारत का एकमात्र सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसके पास अपनी खुद की वाटर विंग है, जो कि पैंगोंग लेक के अंदर, आपने देखा होगा बोट्स चलती हैं। पिछले साल आपने नोटिस किया होगा जब भारत चाइना का बॉर्डर क्लैश हुआ था, वो बीएसएफ की बोट्स हैं। एयर विंग है, जी हाँ, बीएसएफ की अपनी एक एयर विंग है जिसके अंदर उनके पास अपने अलग हवाई जहाज हैं और अपनी आर्टिलरी भी है। आर्टिलरी होना एक काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिलरी यानी कि तोपें हैं इनके पास। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आर्मी की ज्यादातर चीजें इनके पास भी हैं, बट आर्मी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सीएपीएफ आते हैं गृह मंत्रालय के अधीन। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, हमेशा याद रखना इसको। बीएसएफ का जो भी डायरेक्टर जनरल होता है वो नॉर्मली एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है, और बीएसएफ को भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी भी कहा जाता है। इसके पहले डीजी थे केएफ रुस्तम जी, जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, और इन्हीं के अधीन पूरा संगठन तैयार किया गया था शुरुआत में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और इसकी जो बटालियन है उनमें से 3 कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में है। ये एनडीआरएफ बटालियंस कहलाती हैं। तो जब भी बाढ़ आती है तो आप देखते हैं कि एनडीआरएफ की बटालियन आती है, तो उसमें 3 बीएसएफ की बटालियंस भी होती हैं। तो ये लोकेशन याद रखिएगा, कभी आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है एग्जाम्स में। अब आ जाते हैं हम इस लेटेस्ट सर्कुलर पर, या फिर जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया है भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने। तो इसमें यह कहा गया है कि जो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन है, जहां पर बीएसएफ को कुछ शक्तियां दी जाती हैं, वो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दी गई हैं 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में। तो पहले यहां पर एरिया थोड़ा कम था, अब इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और ये शक्तियां किसके अधीन होती है? सेक्शन 139 ऑफ द बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968। तो बीएसएफ को स्टैट्यूटरी पावर देने के लिए एक कानून लाया गया था पार्लियामेंट में, बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968। इसके सेक्शन 139 के तहत यह अधिकार इन्हें दिया जाता है। तो एमएचए के ये नोटिफिकेशन ने क्या कहा है कि एक शेड्यूल्ड एरिया होता है। शेड्यूल्ड एरिया, ध्यान रखना, ये बीएसएफ के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। इस शेड्यूल एरिया में जो भी एरिया का नाम लिखा हुआ है, वहां पर बीएसएफ के पास कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं, जिसके तहत वो किसी के भी घर में या किसी भी व्यक्ति को जांच कर सकते हैं, उसका सर्च कर सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। किस कानून के तहत? पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम एक्ट और सीआरपीसी। तो आप देखोगे कि काफी सारे पावर्स हैं। जैसे कि चलिए ये आपको समझ में आ जाएगा कि एनडीपीएस और कस्टम्स एक्ट क्यों है, क्योंकि स्मगलिंग वगैरह रोकने के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन सीआरपीसी के तहत भी, यानी कि जो नॉर्मल पुलिस का काम होता है, उसके तहत भी अगर कोई समस्या है तो वहां पर भी बीएसएफ अरेस्ट कर सकती है। तो एक तरह से बीएसएफ को पुलिस के भी काफी अधिकार दिए जाते हैं, ना केवल बॉर्डर पर बल्कि बॉर्डर से लगने वाले क्षेत्रों में आम सिविलियंस के ऊपर भी ये सारे पावर्स बीएसएफ को मिल जाते हैं। तो अभी एमएचए का ये कहना है कि अभी स्मगलिंग को रोकने के लिए और ड्रोन से जो ड्रग्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए ये बॉर्डर का एरिया बढ़ाया जाना जरूरी है, खास करके नारकोटिक्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए।
तो अब बीएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं या जवान हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन कर सकते हैं। सर्च एंड सीजर मतलब आपको लग रहा है कि किसी इस घर के अंदर बहुत सारा ड्रग्स है, कोई तस्कर है, तो उसके अंदर घुसकर वहां पर तलाशी ली जा सकती है और उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो देखो पहले ये जो एरिया हुआ करता था ये हर राज्य में अलग है, ठीक है, पहली बात तो ये। तो अभी सबका मैं समझाऊंगा। तो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में चेंज क्या हुआ है कि गुजरात में पहले 80 किलोमीटर हुआ करता था ये बीएसएफ का क्षेत्राधिकार, इसको घटाकर बॉर्डर से 50 किलोमीटर कर दिया है। तो गुजरात में तो इसे घटाया है। राजस्थान में ये हुआ करता था 50 किलोमीटर पहले और अभी भी उतना ही है। राजस्थान के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। इट मीन्स 50 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ के पास ये अधिकार राजस्थान में रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जिनका बांग्लादेश के साथ या फिर म्यांमार के साथ बॉर्डर है, वहां पर कोई पर्टिकुलर किलोमीटर नहीं लिखा गया, यानी कि पूरे राज्य के अंदर बीएसएफ के पास ये अधिकार है। तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, इन राज्यों के अंदर ये पूरे राज्य शेड्यूल एरिया में आते हैं। तो बीएसएफ के पास ये पावर्स इन पूरे स्टेट में है। तो जो पुराना नोटिफिकेशन था, आखिरी बार 2014 के अंदर ये शेड्यूल में कुछ बदलाव किया गया था। तो उसके अनुसार ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, इनके अंदर पूरा राज्य शामिल है। जम्मू कश्मीर भी पूरा राज्य शामिल था, अब तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब और वेस्ट बंगाल के अंदर बॉर्डर से कुछ किलोमीटर अंदर वो एरिया हुआ करता था। तो गुजरात में था 80 किलोमीटर, जो कि अब घटाकर कर दिया गया है 50 किलोमीटर। राजस्थान में कोई चेंज नहीं है, इट इज द सेम। और पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब में पहले हुआ करता था 15 किलोमीटर, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 50 किलोमीटर। तो आप समझ रहे हैं कि अब गुजरात और वेस्ट बंगाल, असम, पंजाब और राजस्थान सब में 50 किलोमीटर का ये दायरा रहेगा। बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर तक सर्च एंड सीजर के परमिशन रहने वाले हैं। तो अब याद रखिएगा, पंजाब में 50 हो गया है, राजस्थान में सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया है। गुजरात में घटाकर 80 से 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में भी 50 किलोमीटर है, असम में भी 50 किलोमीटर है, और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो ये बॉर्डर वाले एरियाज हैं बांग्लादेश से जिनका बॉर्डर लगता है, इन 3 राज्यों के अंदर तो पूरे स्टेट के अंदर ये पावर बीएसएफ को मिल जाता है। तो अभी 35 किलोमीटर का जो ये एक्सटेंडेड एरिया दिया गया है बीएसएफ को पश्चिम बंगाल और पंजाब में, इसका थोड़ा विरोध हो रहा है। क्योंकि देखो, एक तो पॉलिटिकल रीजन भी है। पंजाब और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों में पावर में कौन है? यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस, जो अगेन एनडीए गठबंधन में नहीं है, विरोधी ऑपोजिशन पार्टी है। और इधर है पंजाब में कांग्रेस पावर में, जो अगेन ऑपोजिशन पार्टी है। तो इन दोनों ही राज्यों में ऑपोजिशन की सरकारें हैं, यानी कि केंद्र में जो पार्टी है उससे ऑपोजिशन की सरकार है। तो इसीलिए इनका कहना है कि 50 किलोमीटर का क्षेत्राधिकार काफी ज्यादा बड़ा एरिया हो गया। तो एक तरह से बॉर्डर से लगता हुआ काफी लंबा क्षेत्र, कई जिसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएंगे, वो वाला एरिया अब बीएसएफ के अंडर आ जाएगा। सीआरपीसी के पावर मिल जाएंगे, तो पुलिस के पावर मिल जाएंगे। तो इन राज्यों ने इस नए कानून का, इस नए नियम का विरोध किया है, ये कहकर कि ये भारत की संघीय प्रणाली के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि भारत में लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों को अधिकार है कि वो उस पर कानून बनाए। लेकिन यहां तो बीएसएफ के पास एक बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र मिल जाएगा जहां पर वो सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकता है। तो इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। 2011 में, आज से 10 साल पहले, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, यानी कि कांग्रेस मेजॉरिटी की सरकार थी, तो उस समय भी बीएसएफ के कानून को अमेंड करने की कोशिश करी गई थी, ताकि जो नक्सल हिट एरियाज हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज हैं, वहां पर भी बीएसएफ कई जगह डिप्लॉयड है, वहां पर भी ये वाले पावर्स बीएसएफ को दे दिए जाएं। उस समय इसका विरोध जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उस समय, मेनली जो बीजेपी है अभी, उन्होंने उस समय उसका विरोध किया था। और खास करके जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे जैसे कि छत्तीसगढ़, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो अल्टीमेटली यूपीए सरकार को यह कानून राज्यसभा से वापस लेना पड़ गया था। तो अभी जो ये ऑर्डर पास किए गए हैं सेक्शन 139 ऑफ द बीएसएफ एक्ट के, ये एक प्रकार से ऑर्डिनेंस के रूप में पास किया गया है। अब इसको 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के सामने लाना जरूरी है। तो देखते हैं कि पार्लियामेंट के अगले सेशन में जब ये आएगा, विंटर सेशन में, तब किस तरह का इसका सपोर्ट होता है या विरोध होता है। उम्मीद यही है कि विरोध ही होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी स्टेटमेंट दे रही है कांग्रेस या विरोधी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां, तो उससे ऐसा ही लग रहा है। तो ये तो लेटेस्ट टॉपिक की जानकारी हो गई। अब मैं चाहता हूं कि आपको कुछ नए डेवलपमेंट्स बता दूं बीएसएफ से संबंधित, जो एग्जाम में शायद पूछे जा सकते हैं। देखिए, 2014 से 16 के बीच में कई जगह इन्फिल्ट्रेशन हुई थी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और उसमें बीएसएफ को ये लगा कि अब केवल फेंसिंग से काम नहीं होता है, जहां पर आप तार लगा दें और तारबंदी से सब कुछ रुक जाएगी, घुसपैठ, ऐसा नहीं होता है। तो बीएसएफ ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, इंफ्रारेड थर्मल इमेजर्स लगाने का, एरियल सर्वेलेंस करने का, सोनार सिस्टम या सेंसर्स के माध्यम से नदियों वाला बॉर्डर जो है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसकी निगरानी करने का। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर पे किया गया। खास करके बांग्लादेश बॉर्डर पर इसकी सख्त आवश्यकता महसूस हुई, कारण कि यहाँ पर काफी रिवराइन बॉर्डर है, नदियां बहुत है। तो चाहे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी हो या फिर यहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है यहाँ पर, उसके अंदर बहुत सारी नदियां हैं। तो इन नदियों के बॉर्डर्स पर निगरानी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तारबंदी यहाँ पर नहीं करी जा सकती है।
तो इसीलिए यहाँ पर एक सिस्टम चालू किया गया बोल्ड QIT, जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इट्स अ स्मार्ट फेंस, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक इसे कहा जाता है। तो इसी के अंदर ये सारे लेटेस्ट थर्मल इमेजर्स, इंफ्रारेड कैमरास लगाए जाते हैं ताकि अगर कोई भी मूवमेंट हो तो वो पकड़ में आ जाए। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, तो इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। और ये अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर सबसे पहले लगाया गया था। तो शुरुआत इसकी हुई है यहाँ असम से, और असम में सक्सेसफुली लग चुका है 2019-20 में। तो अब लेटेस्ट अब ये लगाया जा रहा है यहाँ पर उत्तरी बंगाल का जो ये बॉर्डर है, इस नॉर्थ बंगाल वाले बॉर्डर रीजन के अंदर अब इसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले डुबरी वाला जो एरिया है, डुबरी बॉर्डर पर जो एरिया है वहाँ पर ये लगाया जा चुका है, और अब इसको नॉर्थ बंगाल में जहाँ रिवराइन टोपोग्राफी है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये 2020 और 21 की लेटेस्ट न्यूज़ है इस साल की। तो अब धीरे धीरे ये सिस्टम आप देखेंगे कि पंजाब में भी कुछ जगह ट्रायल बेसिस पर लगाया जा चुका है। तो अब जहां पर भी नदियों वाला बॉर्डर है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, वहां पर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। और एक बात और याद रख लेना कि ये BSF ही वो CAPF संगठन है जो वाघा बॉर्डर पर वो सेरेमनी करवाता है, जिस सेरेमनी को आपने अक्सर देखा होगा पॉपुलर मीडिया में, न्यूज़ में कभी। तो ये सेरेमनी BSF के जवानों के द्वारा ही करी जाती है। ये सेरेमनी 1959 से हो रही है, लेकिन जब से BSF का गठन हुआ है तब से ये सेरेमनी BSF कराता है, और इसको बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी ऑफिशियली कहा जाता है। जाते जाते एक बात और याद रखिएगा कि पंकज सिंह IPS ऑफिसर को लेटेस्ट अभी BSF का DG नियुक्त किया गया है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी भी हमारे लगभग 50% जो व्यूअर्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, हमारा कंटेंट देख रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इससे हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन शेयर, इफ़ यू वांट टू। अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो कमेंट्स में बता दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है। बस भाषा की मर्यादा बनाए रखें, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, तो अनअकैडमी के टीचर्स से आप लाइव पढ़ सकते हैं ऐप पर। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, दोनों में ही आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करके इन सब्सक्रिप्शंस को अवेल करते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप मेरे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ऐप पर चल रहे हैं। तो 20 तारीख से NCERT पॉलिटी का कोर्स आ रहा है। ये बिल्कुल बेसिक पॉलिटी का कोर्स होगा, जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और बहुत सारे नए बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं 21 से। जो भी UPSC एग्जाम की नीड है वो अनअकैडमी की तरफ से आपको यहाँ पर पूरी कर दी जाती है। और याद रखिए कि आप इन सभी कोर्सेज को EMI ऑप्शन पर अवेल कर सकते हैं। EMI कैसे लेना है, इस वीडियो के नीचे जो पहला लिंक है, गूगल फॉर्म है एक, उसमें अपना फ़ोन नंबर या फिर कुछ भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए। हमारे टीम मेंबर आपको संपर्क करके पूरा प्रोसेस आपको गाइड कर देंगे। 1-2 घंटे का काम है, और विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट और एनी प्रोसेसिंग फी आपका EMI प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आप नए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर बुधवार को नए बैच बनते हैं, और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है। 18 अक्टूबर से ये नए ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और इस रविवार को जो कॉम्बैट आ रहा है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो इसको आप जरूर देखिए, जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने यहाँ पर केवल हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़कर अगर आपने क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके अच्छे रैंक लेकर आ जाते हैं तो आपको ये सभी सब्सक्रिप्शंस फ्री में मिल सकते हैं। यू कैन गेट अ गुड स्कॉलरशिप फॉर दीज सब्सक्रिप्शंस। ये हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, इसका फायदा उठाइए। ये कुछ रैंकर्स हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।